हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स और आज हम बात करने वाले हैं साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 के बारे में। और आज आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट एरियाज़ के बारे में भी बताएंगे जो डिस्प्यूटेड है। वीडियो के एंड में काफ़ी सारे रिवीजन क्वेश्चन और क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट डे। और आज का डे जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे, क्योंकि 22 ऑफ दिसंबर को जन्म हुआ था श्रीनिवास रामानुजन का। तो श्रीनिवास रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एज अ नेशनल मैथमेटिक्स डे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जब गवर्नमेंट थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब हमारी कंट्री के प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर थे, तब इन्होंने इस दिन की शुरुआत की और पहली बार हमने 2012 में इस डे को सेलिब्रेट किया था। ठीक है, इसके अलावा एक नंबर भी आप याद रख सकते हैं 1729। 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब इक्वल टू 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। तो ये जो है वो इक्वल टू किसके होता है? 1729 के। तो 1729 को रामानुजन नंबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 कोर्स के बारे में। ये कोर्स अवेलेबल है परचम के एप्लीकेशन पे। आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, कंप्लीट पैकेज भी है और इंडिविजुअल कोर्स को भी परचेस किया जा सकता है। अगर आप पूजा 20 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एडिशनल 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। क्लियर? डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। आइए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में। तो साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 को अनाउंस किया गया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो साहित्य अकादमी अवार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल नंबर 8 है उसकी सभी भाषाएं मतलब 22 लैंग्वेज, हमारे संविधान की जो अनुसूची नंबर 8 है, अनुसूची नंबर 8 में 22 भाषाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 8 में जो 22 लैंग्वेज है, इसके अलावा हिंदी एंड इंग्लिश, तो टोटल कितनी हो गई? 24 लैंग्वेज। तो 24 लैंग्वेज के ऑथर्स को जिन्होंने अच्छी नॉवल या बुक लिखी हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है जिसको हम साहित्य अकादमी अवार्ड के नाम से जानते हैं। हम यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें हिंदी के बारे में तो संजीव विल गेट साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज हिंदी नॉवल मुझे पहचानो। ठीक है, मुझे पहचानो के लिए संजीव जी को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जा रहा है हिंदी में। वहीं ये दिखाई दे रही है आपको नीलम सरन, इनका नाम क्या है? नीलम सरन गौर। और इन्हें इंग्लिश के लिए इनकी नॉवल जिसका नाम है रेक्विएम इन रागा जानकी, इस बुक के लिए इन्हें इंग्लिश के फील्ड में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जा रहा है। अब आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर दे रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश आपके लिए काफ़ी है, लेकिन अगर आप अपने स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको अपने स्टेट की जो लैंग्वेज है उसमें किसे साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है वो आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया है उड़िया लैंग्वेज के लिए अगर आप देखेंगे तो अनएक्सपेक्टेड डेथ के लिए आशुतोष पारिदा को ये अवार्ड दिया गया है। तो गुजराती लैंग्वेज, राजस्थानी, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो और आपकी स्टेट की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के जो ऑथर है उनके बारे में आपको पता करना है। ठीक है, इस अवार्ड की शुरुआत 1954 में हुई थी जैसा कि हमने बता दिया, और इस सेकेंड हाईएस्ट लिटरेचर की फील्ड में दिया जाने वाला अवार्ड है। सबसे बड़ा अवार्ड ज्ञानपीठ सम्मान या ज्ञानपीठ अवार्ड होता है। पहले पर्सन जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था वो है R.K. नारायण और इनकी नॉवल थी द गाइड। तो द गाइड के लिए R.K. नारायण को पहला साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जो कि है इरिडा के CMD, और इन्हें CMD ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जा रहा है सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, मतलब लगातार दूसरे बार CMD ऑफ द ईयर कौन बन गए हैं? इरिडा के CMD। इरिडा का मतलब होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इरिडा, और इसके जो चेयरमैन है वो है प्रदीप कुमार दास। इन्हें ही CMD ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जा रहा है। इस अवार्ड की शुरुआत 1987 में हुई थी। और ये अवार्ड कौन देता है? तो ये अवार्ड दिया जा रहा है बाय इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी
अबाउट द कुवैत के आमिर या अमीर के बारे में। शेख नवाफ अल अहमद अल शवा, इनकी डेथ हो गई थी, 86 ईयर के थे। अब इनका सक्सेसर कौन होगा, क्योंकि जब प्रिंस की डेथ हो जाती तो उनके बाद उनका कोई जो क्राउन प्रिंस है उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई सक्सेसर होगा। तो यहाँ पे सक्सेसर अनाउंस किया गया है, इनके ही भाई हैं जिनका नाम है शेख मिशॉल। तो शेख मिशॉल जो है वो नए अमीर होंगे, ठीक है, कुवैत के। इसके पहले ये डिप्टी चीफ ऑफ नेशनल गार्ड भी रह चुके हैं 2004 से 2020 तक। ये 3 इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिनके बारे में डिस्कस करना था। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही है, ये रिपोर्ट जो है वो चाइल्ड मैरिज के बारे में बताती है, ठीक है। चाइल्ड मैरिज इन गर्ल्स एंड चाइल्ड मैरिज इन बॉयज़ के बारे में ये डेटा पब्लिश किया गया है, जो कि आपको अलग अलग ईयर 2006, 16, 2021 ये हो गया बॉयज़ का, फिर आपका गर्ल्स का, अलग अलग डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो डेटा की फाइंडिंग्स क्या हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम डायरेक्टली देख लेते हैं, ठीक है। इस रिपोर्ट का नाम है लैंसेट रिपोर्ट। लैंसेट रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज पे भी पब्लिश होती है, लैंसेट रिपोर्ट जेंडर इक्वलिटी पे भी पब्लिश होती है, लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट आई है वो चाइल्ड मैरिज पे आई है, क्योंकि ये लोग कई सारे अलग अलग पैरामीटर्स पे अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि भारत की कंडीशन जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है। अगर भारत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 5.3 को अचीव करना है तो भारत में एलिमिनेट करने की ज़रूरत है चाइल्ड मैरिज, ठीक है। तो चाइल्ड मैरिज एक बहुत बड़ा कंसर्न है भारत में। चाइल्ड मैरिज डिफाइन की गई है एज, ऐसे कोई भी मैन या वीमेन जिनकी एज 18 ईयर से कम है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि बाल विवाह है या फिर चाइल्ड मैरिज हो रही है। चाइल्ड मैरिज जो रेट है वो डिक्लाइन हुआ है भारत में, ऑब्वियस सी बात है, 1993 से लेकर 2021। तो 1993 से लेकर 2021 के बीच में हमारी कंट्री में जो चाइल्ड मैरिज रेट है वो डिक्रीज हुआ है। अगर हम बात करेंगे तो 1993 में हमारे देश में जो चाइल्ड मैरिज हो रही थी वो 49.54% थी। अगर आप देखो तो ओवरऑल 50% ऐसी शादियां हो रही थी जहां पे लड़का या लड़की की उम्र 18 साल से कम थी। ये डेटा डिक्रीज हुआ है और 2021 का डेटा ये कहता है कि भारत में अब चाइल्ड मैरिज 22.3% रह गई हैं, लगभग आधी हो गई हैं। लेकिन आज भी 5 गर्ल्स में 1 लड़की, 5 लड़कियों के बीच में 1 लड़की और 6 बॉयज़ के बीच में 1 बॉय, आज भी यहाँ पर चाइल्ड मैरिज देखी जा रही है, ठीक है। कुछ स्टेट है जैसे कि वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं, ठीक है, और इसके अलावा मणिपुर है, पंजाब है, त्रिपुरा है। ये जो स्टेट है वहाँ पे गर्ल्स चाइल्ड मैरिज इंक्रीज़ हुई है। अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़, गोवा, मणिपुर, पंजाब, यहाँ पर चाइल्ड मैरिज बॉयज़ में इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5.3 के बारे में, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब SDG 5.3 हमें कहता है कि 2030 तक, 2030 तक हमें चाइल्ड मैरिज ख़त्म करनी है। एम टू एंड चाइल्ड मैरिज इन गर्ल्स बाय 2030, ऐसा कमिटमेंट है। एक बहुत हार्मफुल प्रैक्टिस है, इसे हमें ख़त्म करना है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5.3 है। हमारी कंट्री में एक कानून भी पास किया गया था जिसका नाम है प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। 2006 में इसको पास किया गया था और इसी एक्ट से बॉयज़ में जो मैरिज उम्र है वो 21 साल और गर्ल्स में 18 साल डिफाइन की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ERS, मतलब इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। ERS मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा NHRI ने। एक्चुअली हमारी कंट्री में रोड सेफ्टी को इन्हांस करने के लिए, जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उनको रेगुलेट या कम करने के लिए कुछ कानून है, कुछ एक्ट बनाए गए हैं। कौन से एक्ट है? द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989। इन एक्ट के अंतर्गत हमारे देश में रोड सेफ्टी को इन्हांस करने की कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ट्रैफिक लॉ को इन्फोर्स करे, ट्रैफिक लॉ जो है वो उनको इम्प्लीमेंट करे जिससे रोड एक्सीडेंट को कम किया जा सके। तो इन्हीं रोड एक्सीडेंट को मॉनिटर करने के लिए और बहुत ही कम समय में हेल्प
पहुंचाने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए यहाँ पर NHAI के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, बेसिकली कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन इमरजेंसी सिचुएशन में इंक्रीज करने के लिए। इस एप्लीकेशन का नाम है ERS, मतलब इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन। डन। अगला एक और एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, उसके बारे में बात करते हैं। और एप्लीकेशन है जनवाणी कालुष्य निवारण मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर किसी को कोई कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, कोई इश्यूज हैं, तो इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप एनवायरनमेंट पोल्यूशन रिलेटेड अपनी जो भी शिकायतें हैं उनको रजिस्टर करा सकते हैं। इस एप्लीकेशन को तेलंगाना स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है। अब यहाँ पे सुनिएगा, लंबी बातें हैं, 3-4 स्लाइड में ये डेटा खत्म होएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आपको पता चलेंगी जो आने वाले एग्जाम में हो सकता है आपको मदद करे। यहाँ पर लोकसभा में रिसेंटली टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 को इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 आया है वो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, जो कि आप देख ही सकते हैं जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी 1885 में, तब का एक्ट है। इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 एंड टेलीग्राफ वायर अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950 में अमेंड करता है। तो 3 कानूनों में, 3 नहीं 4 कानून है, एक और है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब ट्राई एक्ट 1997। इन चारों कानूनों में अमेंडमेंट करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 को लाया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या बातें कही गई हैं। पहली बात तो ये लिखी गई है कि अगर कोई भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है, वो कुछ सेटअप करना चाहता है, अपना नेटवर्क सेटअप करना चाहता है या एक्सपांड करना चाहता है अपने टेलीकम्युनिकेशन को, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, और वो भी पीरियड परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना यहाँ पे कंपलसरी है। ठीक है, इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है उनके पास भी एक लाइसेंस होगा और लाइसेंस में कुछ गाइडलाइंस होंगी कि आपका जो लाइसेंस है वो कितने समय तक वैलिड है। अगर आपके लाइसेंस में कुछ डेटा नहीं है कि कितने समय, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 15 साल, कितने समय के लिए आपका लाइसेंस वैलिड है, तो उसको बाय डिफॉल्ट 5 ईयर माना जाएगा और 5 ईयर के बाद आपको उसे रिन्यू कराना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और प्लेयर इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में आना चाहता है तो वो लाइसेंस लेगा, पहले चीज़ तो परमिशन लेगा, अथॉरिटी मांगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसको लाइसेंस मिलेगा और लाइसेंस जो है वो 5 ईयर के लिए दिया जाएगा और उसके बाद इसे रिन्यू कराने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट बात बोलते हैं अबाउट द स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो आप 2G स्पेक्ट्रम, 3G, 4G, 5G स्पेक्ट्रम की बात करते, पूरा एक फ्रीक्वेंसी बैंड होता है। उस पूरे फ्रीक्वेंसी बैंड में कितनी फ्रीक्वेंसी किस काम के लिए दी जाएगी, मतलब मान लेते हैं ये हमारा एक फ्रीक्वेंसी बैंड है, इतना बैंड अलॉट कर दिया कि आप यहाँ पर ये मिलिट्री वालों के लिए है, इतना कर दिया मान लेते हैं सैटेलाइट के लिए है या आपका DTH सेवाओं के लिए है। तो ऐसा अलग अलग फ्रीक्वेंसी का अलॉटमेंट किया जाता है, इसे ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम जो है वो ऑक्शन के जरिए असाइन होंगे। ठीक है, ऑक्शन के जरिए बोली लगाकर बिडिंग करके बेसिकली इन स्पेक्ट्रम को अलॉट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिफाइड यूजेस के लिए, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, सैटेलाइट लॉन्चिंग, सिक्योरिटी एंड डिफेंस सेक्टर के लिए, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए अगर फ्रीक्वेंसी बैंड की ज़रूरत है तो उसके लिए ऑक्शन नहीं होगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे अलॉटमेंट होंगे। इसके अलावा इस बिल में कुछ और प्रोविजन दिए गए हैं कि जो इंटरनेट प्रोवाइडर है जैसे कि OneWeb है, US बेस्ड कंपनी जैसे कि SpaceX है, इनको अगर हमारी कंट्री में अपने सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड, मतलब बेसिकली यहाँ पे अगर उनको भी टेलीकम्युनिकेशन शुरू करना है तो उसके लिए भी स्पेक्ट्रम की बातें यहाँ पे की गई हैं। इसके अलावा बोला गया है कि अगर सरकार को कोई भी शक होता है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी का संदेह होता है किसी व्यक्ति पे, तो उसके मैसेज को इंटरप्ट, मॉनिटर या ब्लॉक भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात बोलते हैं क्या, टेम्पररी बेसिस पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड इमरजेंसी के समय या पब्लिक सेफ्टी के लिए इन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर सकती है सरकार, इस पर कोई भी रोक नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बोला गया है अगर आपको स्पैम कॉल और मैसेज जो आते हैं उनसे बचना है या उनके लिए आपको जो काम करने की ज़रूरत है वो है बायोमेट्रिक, तो सारे के सारे टेलीकॉम जो कस्टमर है उनको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है। अब यहाँ पर बिल जो है वो TRAI के बारे में भी अमेंड करता है। क्या कहता है, अगर कोई भी व्यक्ति जिसको टेलीकम्युनिकेशन की सेक्टर में 30 इयर्स का अनुभव हो, 30 इयर्स का क्या हो, एक्सपीरियंस हो, तो वो चेयरमैन बन सकता है
ट्राई का, TRAI का। अगर उस व्यक्ति को 25 साल का कोई व्यक्ति जिसको टेलीकॉम सेक्टर में 25 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो वो मेंबर बन सकता है मेंबर बोर्ड में TRAI में। ठीक है, इसके अलावा बोला गया है एक और फंड जो था जिसका नाम है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इसको 1885 के एक्ट के जरिए बनाया गया था। इसका मकसद क्या था? इस फंड का उपयोग जो अंडर सर्व एरिया हैं, जहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी नहीं है, उन एरियाज को डेवलप करने के लिए बेसिकली ये फंड तैयार किया गया था। इस फंड का नाम चेंज कर दिया गया है और फंड का नया नाम है डिजिटल भारत निधि, और अब इसका इस्तेमाल रिसर्च और डेवलपमेंट में भी किया जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT जो है वो OTT ऐप को रेगुलेट करने का काम करेगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ क्रिमिनल और सिविल ऑफेंसेस को भी डिस्क्राइब किया गया है। अगर सिविल ऑफेंस होते हैं तो उसके लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा, एक मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा जो कि देखेगा कि आपका ऑफेंस क्या है, उसके आधार पे आपको सजा दी जाएगी, और जो ऑफिसर अपॉइंट होगा वो जॉइंट सेक्रेटरी या उसकी अबव की रैंकिंग का होगा। इसके अलावा यहाँ पे बोला है अगर कोई भी व्यक्ति या टेलीकॉम सर्विस विदाउट परमिशन, अगर उनके पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं है, डेटा को ब्रीच करता है, तो उसके लिए यहाँ पे 3 साल का फाइन या फिर 2 करोड़ रुपए का फाइन या फिर दोनों कंडीशन अप्लाई होती हैं। ये सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो उसके बारे में बताया मैंने आपको, जो लोकसभा में बिल आया है, काफ़ी लंबा बिल था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द नेशनल कल्चरल फंड। इसके बारे में भी यहाँ पर रिसेंटली अर्जुन मुंडा जी के द्वारा और कह सकते हैं कि दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा राज्यसभा और लोकसभा में डिस्कशन हुआ था, और गवर्नमेंट ने यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड डेवलपमेंट के द्वारा हमें इन्फॉर्म किया गया कि नेशनल कल्चर फंड में हमें 3.70 करोड़ रुपीज़ नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज से हमें लास्ट 5 ईयर में इतना पैसा रिसीव हुआ है। अब आपसे पूछेगा क्या कि नेशनल कल्चरल फंड को कब सेटअप किया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे एक नोटिफिकेशन के जरिए, आप देखेंगे 1996 के नोटिफिकेशन के जरिए सेटअप किया गया था। ठीक है, ये फंड बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करता है, जो कि हमारी कल्चरल हेरिटेज या इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज है, हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट और प्रिवेंट करने की बातें करता है। इसकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी भी होती है, चेयर बाय द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है 109 नंबर का इंडियन साइंस कांग्रेस। अच्छा, आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन तो होगी ही कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, हर साल जनवरी के पहले हफ्ते में इंडियन साइंस कांग्रेस बुलाई जाती है, इनकी मीटिंग होती है। ठीक है, इस साल मतलब 109 नंबर की जो इंडियन साइंस कांग्रेस होनी थी वो कहाँ होनी थी? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, विथड्रॉ कर दिया होस्ट करने से, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न के चलते हुए। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे विथड्रॉ कर दिया है कि वो 109 नंबर की इंडियन साइंस कांग्रेस को होस्ट नहीं करेगा। इस कांग्रेस की शुरुआत रिसर्च पर्पस के लिए 1914 में 1914 में हुई थी, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होस्ट करता है, मतलब इसे ऑर्गेनाइज करता है। इस डिपार्टमेंट के अंदर ही ये कांग्रेस होती है। 109 नंबर की जो इंडियन साइंस कांग्रेस है उसकी थीम क्या थी? द ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, तो कहाँ होनी थी? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, इन्होंने मना कर दिया। चलिए, अब यहाँ पर एक और डेटा सामने रखा गया है राज्यसभा में अबाउट द एग्रीकल्चरल GDP। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल GDP शेयर। यहाँ पे रिपोर्ट में बताया गया कि जो शेयर था GDP में एग्रीकल्चरल सेक्टर का वो डिक्लाइन हुआ है, और डिक्लाइन होने का रीज़न है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अब GDP में दिख रहा है एज कंपैरिजन एग्रीकल्चर। ठीक है, The share of agriculture in India GDP dropped from 35% in 1990-91 to 15% in 2022-23। ठीक है, तो 1990-1991 में भारत की GDP में जो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था वो 35% था, लेकिन 2022-23 में GDP में जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो 15% है, डिक्लाइन हुआ है। यहाँ पर मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया है कि एग्रीकल्चर उतनी ही हो रही है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ है, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन और बढ़ गया है। अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी देखते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर का GDP ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन हुआ है, और अभी जो करंट ग्रोथ है, करंट जो रेट चल रहा है वो 4% वर्ल्ड में चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम
स्मिशिंग थ्रेट के बारे में। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वार्निंग भी इशू की गई है। ये जो वर्ड है वो SMS एंड फिशिंग से मिलके बना है। बेसिकली इसमें क्या होता है, अटैकर मोबाइल यूज़र के मोबाइल में एक मैसेज भेजता है, SMS भेजता है, जिसमें एक लिंक होती है। अगर यूज़र उस लिंक पे, टेक्स्ट पे क्लिक कर देता है तो उसका प्राइवेट जो डेटा है उसको चोरी की जाती है और उस प्राइवेट डेटा का इस्तेमाल फ्रॉड करने के लिए, प्रॉफिट मेकिंग करने के लिए किया जाता है। तो ये कहलाती है आपकी स्मिशिंग अटैक। ठीक है, इसके लिए अलर्ट इशू किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। चलिए अब एक डिसीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा कि नोमा डिसीज़ जो रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई वो किस पैथोजन के कारण होती है। तो नोमा डिसीज़ बैक्टीरिया के कारण होती है और ये बैक्टीरिया हमारे माउथ में पाया जाता है, उसके कारण ये डिसीज़ देखी जाती है। जनरली आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ये डिसीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर WHO ने नोमा को निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस की लिस्ट में इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज की लिस्ट में WHO ने किस बीमारी को ऐड किया है, तो आंसर है नोमा। इसके लिए यहाँ पे बताया है WHO ने कि एक बहुत ही बड़ा हेल्थ चैलेंज है और इसके लिए अभी तुरंत से हमें प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, नोमा बेसिकली ये जो अफ्रीकन या सहारा अफ्रीकन कम्युनिटी में जो गरीब परिवार है, जो पुअर कम्युनिटी के बच्चे हैं, 3 से लेकर 10 साल के बच्चे हैं, उनको प्रॉपर जब न्यूट्रिशन नहीं मिलता उनके कारण ये बीमारियां हो जाती हैं। नोमा को हम कैंक्रम ऑरिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बेसिकली ब्लड का फ्लो हमारे माउथ के टिश्यूज़ में ये ब्लॉक कर देता है, कट ऑफ कर देता है। तो यहाँ पे निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ में आपको कई सारी और बीमारियां देखने को मिलेंगी, जिनमें से बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी में आप नोमा देख सकते हैं और रिसेंटली एडेड है। बाकी आप यहाँ भी पढ़ सकते हो कि प्रोटोजोआ वायरस एंड हेलमिंथिस के कारण कौन सी बीमारी होती है। वायरस इंपॉर्टेंट है, रेबीज, डेंगू एंड चिकनगुनिया, इन्हें भी निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ में WHO ने इंक्लूड किया हुआ है। डन। चलिए अब इस वर्ल्ड के मैप में थोड़ा सा हम नज़र डालेंगे। आपको यहाँ पर 2 कंट्रीज़ देखने को मिल रही हैं। पहली है यहाँ पे वेनेजुला एंड सेकेंड है यहाँ पे गुयाना। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक रेड कलर का शेडेड आपको एरिया दिख रहा है, ये है एक डिस्प्यूटेड एरिया। इसी एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं और ये एरिया जो है वो ऑयल रिच एरिया है। पूरा मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक भी जा चुका है। आइए बात करेंगे। इस एरिया का नाम है इसेक्यूबो रीजन। इसेक्यूबो रीजन जो कि रिसेंटली न्यूज़ में है, डिस्प्यूटेड एरिया है। किन 2 देशों के बीच में है? आंसर हो जाएगा गुयाना एंड वेनेजुला। किस नदी के किनारे है? तो आंसर है इसेक्यूबा रिवर। किस लिए जाना जाता है? तो ऑयल रिच एरिया है। इसका पोजीशन जो है वो 1899 में गुयाना को दिया गया था, लेकिन वेनेजुला ने बात नहीं मानी। पूरा मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब चला गया तो वेनेजुला ने कहा हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बातें नहीं मानते हैं। और यहाँ पर फाइनली अभी एक डिसीजन आया है दोनों देशों के बीच में कि ये जो ऑयल रिच एरिया है वहाँ पर हम इस पूरे एरिया के सेटलमेंट के लिए, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कोई भी फोर्स का सेटलमेंट नहीं करेंगे, आर्मी या मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आपको बस एरिया पता होना चाहिए किन 2 देशों के बीच में डिस्प्यूटेड है। अंत में बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। पहली शॉर्ट न्यूज़ है, मणिपुर हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा एक कैंपेन लॉन्च की गई है निमोनिया को टैकल करने के लिए और इस कैंपेन का नाम है सांस कैंपेन। ठीक है, इंडियन नेवी और IIT कानपुर के बीच में एक MOU साइन हुआ है और IIT कानपुर जो है नेवल हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली को इनोवेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन्होंने कहा है कि भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है और भारत का जो कंट्रीब्यूशन ग्लोबल ग्रोथ में है वो 16% है, जो कि अपने आप में एक सराहनीय बात है। तो स्टार परफॉर्मर कौन है? अकॉर्डिंग टू द IMF स्टार परफॉर्मर है इंडिया, और इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन ग्लोबल ग्रोथ में है वो 16%, 16% है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आने वाले एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन है, ये याद रखना। आइए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ERS मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो NHAI का एप्लीकेशन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है NCRB के डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा खाने में मिलावट कहाँ पर हो रही है? हैदराबाद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गैलीफू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन जो रिसेंटली न्यूज़ में था, कहाँ पर है? तो भूटान में है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
JN1 एंड पिरोला जो कि न्यूज़ में देखे गए थे, ये क्या है? तो कोविड-19 के वेरिएंट है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया जीडीपी इन 1990-91? तो मैंने कहा है इंडिया की जीडीपी 1990-91 से 2022-23 तक डिक्लाइन हुई है। 1990-91 में इंडिया की जो जीडीपी थी वो कितनी थी? 35% थी, जो कि डिक्रीज हुई है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी, उसको करेक्ट कर लेंगे हम सी, ठीक है। 35% अभी हमने देखा था। नेक्स्ट बात करेंगे डिक्लाइन इन अ शेयर ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी का मेन रीजन क्या है? तो मेन रीजन है कि इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर में इंक्रीज होना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, IMF के अकॉर्डिंगली ग्लोबल ग्रोथ में भारत का कंट्रीब्यूशन, तो 16%, 16, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वीमेंस हॉकी टीम गोलकीपर कौन है जिन्हें FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 3rd कॉन्जिक्यूटिव ईयर? आंसर हो जाएगा सविता पुनिया। स्मिशिंग क्या है? तो फिशिंग थ्रो टेक्स्ट मैसेजेस, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर मेल अवार्ड किसने जीता है? 4 प्लेयर के नाम है। जो भी सही आंसर है वो आप हमें कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।